हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग बीएसओ और बीएससी का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे स्टूडेंट। जो कल हम लोग किए थे सेट नंबर 3। कल हम लोग किए थे सेट नंबर 3 स्टूडेंट, और सेट नंबर 3 में हम लोग किए थे 40 क्वेश्चन किए थे, और जो बचा हुआ जो क्वेश्चन है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो सेट है स्टूडेंट, ये एडुटेरिया का है, और इस सेट में जितने भी क्वेश्चन है वो बीपीएससी के कोई भी एग्जाम हो सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ते हैं स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है स्टूडेंट कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये पूछ रहा है स्टूडेंट। पूछ रहा है कि जो आरबीआई बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, इसका अर्थ कौन सा सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन, पहले ये जान लेंगे स्टूडेंट इसमें कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व जो बैंक है इसका स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी स्टूडेंट, ये हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को स्थापना हुआ था। और ये भी इसमें जान लेंगे स्टूडेंट कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारतीय जो रिजर्व बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1935 को। तो आरबीआई का जो स्थापना कब हुआ था स्टूडेंट, तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो ये हुआ 1 जनवरी 1935 को। तो देख लेंगे स्टूडेंट। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी कुछ जमा पूंजी संचित रखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट की आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। ये भी सही है कि जब आवश्यकता पड़ता है तो आरबीआई वाणिज्य बैंक जो होता है उसको ऋण देता है। और फर्स्ट ऑप्शन था कि अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी कुछ जमा पूंजी संचित रखते हैं। हाँ, ये भी सही है कि आरबीआई के पास जो अन्य बैंक है वो कुछ जमा पूंजी संचित रखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। तो हाँ, आरबीआई जो वाणिज्यिक जो बैंक है उसको मौद्रिक विषयों पर जो है परामर्श देता है। तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो है 1, 2 और 3 तीनों सही है। इसमें पूछा था कि आरबीआई बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, तो इसका अर्थ क्या है। तो ये जो है ये इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में ही पाया जाता है। सेकंड ऑप्शन है भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। तो फर्स्ट था स्टूडेंट कि भारत में जो है रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। नहीं, जो रेड पांडा है स्टूडेंट ये केवल पश्चिमी हिमालय में नहीं पाया जाता है। तो ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। ये जो है पूर्वी हिमालय में भी पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। ये सही है। भारत में जो है स्लो लोरिस जो है उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। तो इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, ऑप्शन नंबर 2 है केवल 2, ऑप्शन नंबर 3 है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर केवल बी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसमें हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस निकाय के पदेनाध्यक्ष होते हैं। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं स्टूडेंट वो निम्नलिखित में से किस निकाय के पदेनाध्यक्ष होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का। सेकंड ऑप्शन है नीति आयोग का। थर्ड ऑप्शन है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का। और फोर्थ है ए और बी दोनों।
तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं स्टूडेंट, ये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का भी होते हैं और नीति आयोग का भी अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो भारत के प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग का और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पूर्ववर्ती नदियां नहीं है। तो पूछ रहा है स्टूडेंट इसमें से कि कौन सी नदियां जो है पूर्ववर्ती नदियां नहीं है, मतलब इसमें पूछ रहा है कि कौन सी जो इसमें नदी है वो पूरब की ओर नहीं बहती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट सिंधु, सेकंड है ब्रह्मपुत्र, थर्ड ऑप्शन है सतलज और फोर्थ है गोदावरी। तो इसमें जो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज ये सब जो है पूर्ववर्ती नदियां हैं और इसमें जो गोदावरी है जो पूर्ववर्ती नदियां नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आबनूस, महोगनी और रोजवुड जैसे पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाने वाले वृक्ष है। तो इसका जो क्वेश्चन है स्टूडेंट कि आबनूस, महोगनी और रोजवुड जैसे पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाने वाले वृक्ष है। तो फर्स्ट ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सेकंड ऑप्शन है आर्द्र पर्णपाती वन, थर्ड ऑप्शन है शुष्क पर्णपाती वन और फोर्थ ऑप्शन है मरुस्थलीय वनस्पति। तो जो आबनूस, महोगनी और रोजवुड जैसे पेड़ है ये किस प्रकार के वनों में पाए जाने वाला वृक्ष है। तो यह है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, तो ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। तो तेलुगु गंगा परियोजना जो है किस नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। तो यह है कृष्णा नदी पर स्थित है। तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर है, तो यह है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट भारत के लौह अयस्क क्षेत्रों में से कौन सा विकल्प सही है। तो जो भारत में जो है कहाँ जो लौह अयस्क क्षेत्र है वो एक साइड दिया हुआ है और वो लौह अयस्क क्षेत्र जो है किस राज्य में है वो एक साइड दिया हुआ है स्टूडेंट एक तरफ। तो इसको जो है देखना है, मिलान करना है कि जो कहाँ क्या पड़ता है, इसमें से एक विकल्प चुनना है कि कौन सा सही है। तो गुरु महिसानी, तो गुरु महिसानी जो है कहाँ पड़ता है स्टूडेंट, तो ये पड़ता है उड़ीसा में। तो ये जो है गलत है, गुरु महिसानी दिया हुआ है झारखंड, तो गुरु महिसानी झारखंड में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है उड़ीसा में। नोआमुंडी ये दिया हुआ है उड़ीसा, तो नोआमुंडी उड़ीसा में नहीं पड़ता है स्टूडेंट, ये पड़ता है झारखंड में। और बैलाडीला कहाँ पड़ता है, तो बैलाडीला पड़ता है छत्तीसगढ़ में, तो ये सही है। और अरिंग डोंगरी जो पड़ता है स्टूडेंट ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में, तो जबकि यहाँ पे दिया हुआ है कर्नाटक। तो इसका जो है विकल्प हो जाएगा सी सही, क्योंकि बैलाडीला पड़ता है झारखंड में, बैलाडीला पड़ता है छत्तीसगढ़ में और अरिंग डोंगरी भी पड़ता है स्टूडेंट, ये भी पड़ता है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है। तो निम्न में से जो है कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है ये पूछ रहा है। तो एक ज्वालामुखी जो है दो तरह के होता है स्टूडेंट, जो सक्रिय ज्वालामुखी एक होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट कोटोपैक्सी, तो कोटोपैक्सी दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ मौना लोआ, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ स्ट्रोम्बली और फोर्थ ऑप्शन दिया है विसुवियस। तो कोटोपैक्सी जो है कौन सा ज्वालामुखी है स्टूडेंट, तो यह सक्रिय ज्वालामुखी। मौना लोआ कौन सा ज्वालामुखी है, तो ये भी है सक्रिय ज्वालामुखी। और स्ट्रोम्बोली कौन सा ज्वालामुखी है, तो ये भी है सक्रिय ज्वालामुखी। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया हो विसुवियस, तो विसुवियस जो है ये है प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विसुवियस, क्योंकि विसुवियस जो है स्टूडेंट ये प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, सक्रिय ज्वालामुखी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। तो नमकीन जहाँ जो नमकीन क्षेत्र होता है स्टूडेंट वहाँ पाई जाने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। तो क्रायोफाइट फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है जेरोफाइट और थर्ड ऑप्शन है मेसोफाइट और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट,
उसको जो बोला जाता है हैलोफाइट के नाम से जाना जाता है। तो नमकीन क्षेत्र में जो वनस्पति पाया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको पाया जाता है हैलोफाइट के नाम से। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो जो है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय जो आपातकाल की उद्घोषणा होता है तो कितने दिनों के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो जब आपातकाल की उद्घोषणा जो है कितने दिनों के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तो ये होती है 1 माह के अंदर। तो कितने दिनों के अंदर होता है स्टूडेंट, तो 1 माह के अंदर। तो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट एग्जाम में कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद में आता है, तो ये आता है अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो निम्नलिखित पदार्थों में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जलवाष्प, सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC भी बोलते हैं, और थर्ड ऑप्शन है मीथेन, और फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो इसमें पूछ रहा है कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें जो है जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन ये सब जो ग्रीन हाउस गैस है, और नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसमें ये भी पूछता है एग्जाम में स्टूडेंट कि CFC का फुल फॉर्म क्या है। तो CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, केंद्र सरकार के निम्नलिखित सार्वजनिक उपक्रमों पर विचार कीजिए। तो केंद्र सरकार के निम्नलिखित सार्वजनिक उपक्रमों पर विचार कीजिए, ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो पहले तो ये जान लेंगे कि केंद्र सरकार जो है सार्वजनिक उपक्रम है इसको जो है कितने भागों में जो है बांटा है। तो इसमें ये क्वेश्चन था स्टूडेंट कि केंद्र सरकार के निम्नलिखित सार्वजनिक उपक्रमों पर विचार कीजिए। तो पहले जानेंगे स्टूडेंट कि सार्वजनिक जो उपक्रम है या सार्वजनिक जो उद्यम है ये कितने प्रकार में जो केंद्र सरकार बांटी है। तो इसको बांटी है तीन प्रकार में, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी। तो इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट कि इसमें कंपनी का नाम दिया हुआ है, पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कितनी कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। तो इसमें यही पूछा है स्टूडेंट कि कितने कंपनियों को जो है महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट ये है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो पावर फाइनेंस जो कॉरपोरेशन है यह भी एक कंपनी है स्टूडेंट, और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ये भी एक कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये भी कंपनी है, और भारतीय सौर ऊर्जा निगम ये भी एक कंपनी है, और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ये भी कंपनी है। तो इसमें पूछा है कि कितने कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया जा चुका है इसमें से। तो इसमें से जो है 3 कंपनियों को जो है महारत्न कंपनी का दर्जा जो है प्राप्त है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को, और थर्ड जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो है ये तीनों कंपनी को जो है महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। ये भी क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट एग्जाम में कि अभी भारत में कितनी महारत्न जो है कंपनियां हैं। तो अभी जो है भारत में महारत्न जो कंपनी है ये है 14 है। तो पहले ये भी एक चीज़ जान लीजिए कि ये जो कंपनी है जो कितने भागों में जो है विभाजित है। तो ये 3 भागों में विभाजित है, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी। और अभी महारत्न कंपनी कितने हैं स्टूडेंट पूरे भारत में, तो ये 14 जो है महारत्न कंपनी है पूरा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित देशों का कौन सा एक समूह आसियान के सदस्य है। तो निम्नलिखित देशों का कौन सा एक समूह है जो आसियान के सदस्य देश है। तो इसमें जो है देश का समूह दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि कौन जो है आसियान देश का जो है समूह है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट म्यांमार, सिंगापुर, हांगकांग, सेकंड ऑप्शन है मलेशिया, थाईलैंड और ताइवान, थर्ड ऑप्शन है स्टूडेंट कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस, और
फोर्थ ऑप्शन है फिजी, लाओस और कंबोडिया। तो इसमें जो इसमें पूछा है कि आसियान का जो है कौन सा देश जो है सदस्य है। तो इसमें जो है कंबोडिया, ब्रुनेई और जो लाओस है ये आसियान जो है समूह का जो है सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भुगतान संतुलन के किन खातों में शासकीय मौद्रिक संस्थानों द्वारा स्वर्ण एवं विदेशी मुद्राओं का स्टॉक रखने में किए जाने वाले परिवर्तनों का लेखा जोखा किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट कि भुगतान संतुलन के किन खातों में शासकीय मौद्रिक संस्थानों द्वारा स्वर्ण एवं विदेशी मुद्राओं का स्टॉक रखने में किए जाने वाले परिवर्तन का लेखा जोखा किया जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट चालू खाता, सेकंड ऑप्शन है पूंजी खाता, थर्ड ऑप्शन है शासकीय आरक्षित खाता और फोर्थ ऑप्शन है विदेशी विनिमय खाता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट होगा शासकीय आरक्षित खाता। तो भुगतान संतुलन के किन खातों में शासकीय मौद्रिक संस्थानों द्वारा मतलब सोना और विदेशी मुद्राओं का स्टॉक रखने में किए जाने वाले परिवर्तन का लेखा जोखा किया जाता है, तो ये किया जाता है शासकीय आरक्षित खाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पूछ रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। तो अंक समुद्र जो पक्षी संरक्षण रिजर्व है ये कहाँ है स्टूडेंट, तो यह है कर्नाटक में। सेकंड है कराई बेटी पक्षी अभयारण्य। तो कराई बेटी पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो इसमें दिया हुआ है केरल। तो ये कराई बेटी पक्षी अभयारण्य केरल में नहीं है, यह है तमिलनाडु में। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट, तमिलनाडु में। तो मगधी केरे संरक्षण रिजर्व जो है तमिलनाडु में नहीं है। तो मगधी केरे संरक्षण रिजर्व दिया हुआ तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में नहीं है स्टूडेंट, ये है कर्नाटक में। और नेक्स्ट है होकेरा आर्द्र भूमि, मतलब होकेरा जो मरुस्थल है ये कहाँ है, तो होकेरा जो आर्द्र भूमि है ये है पंजाब दिया हुआ है। तो होकेरा आर्द्र भूमि पंजाब में नहीं है, ये राजस्थान में है। तो इसको फिर से पढ़ लेंगे स्टूडेंट कि अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कहाँ है, तो यह है कर्नाटक में। तो इसमें पूछ रहा था स्टूडेंट क्वेश्चन कि कौन सा युग्म सही है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। यह है कहाँ है, कर्नाटक में। कराई बेटी पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो यह है तमिलनाडु में। और मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ है, तो ये भी है कर्नाटक में। और होकेरा आर्द्र भूमि कहाँ है, तो यह है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार की क्रियाएं किसी खरीद और बिक्री की संदर्भित करता है। तो जो आरबीआई है खुले बाजार की क्रियाएं किसी खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वाणिज्यिक बिल, सेकंड ऑप्शन है विदेशी मुद्रा और थर्ड ऑप्शन है स्वर्ण और फोर्थ ऑप्शन है सरकारी ऋण पत्र। तो इसका जो हो जाएगा आंसर होगा सरकारी ऋण पत्र। जो आरबीआई जो खुले बाजार की क्रिया किसी खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है, तो यह सरकारी ऋण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया। तो कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया, तो ये दिया फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी सम्मेलन, सेकंड ऑप्शन है जैव विविधता अभिसमय, थर्ड ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल और फोर्थ ऑप्शन है पेरिस समझौता। तो कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया, तो ये दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल समझौते में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना किससे संबंधित है। तो प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना किससे संबंधित है, तो यह है गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार को मुफ्त बिजली के प्रावधान से जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 60, अटल नव परिवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है। तो अटल नव परिवर्तन या अटल इनोवेशन मिशन जो है किसके अधीन स्थापित किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सेकंड ऑप्शन है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है नीति आयोग और फोर्थ ऑप्शन है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो जो अटल नव परिवर्तन मिशन है किसके अधीन स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी।
तो अटल इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा किया गया। ये भी जान लेंगे स्टूडेंट कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और जो नीति आयोग था इसको पहले क्या बोलते थे स्टूडेंट? तो नीति आयोग को पहले बोलते थे योजना आयोग। तो नीति आयोग का जो पहले नाम था योजना आयोग, और योजना आयोग का ही नाम बदलकर रखा गया नीति आयोग। तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1950 में, और नीति आयोग का जो गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को हुआ। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन परसूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इन परसूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है नजमा हेपतुल्ला है। तो इन परसूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 का विजेता कौन है? तो अंडर 19 महिला एशिया जो कप 2024 में हुआ इसके विजेता कौन है? तो इसके विजेता है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2024 में बीमा सखी योजना की शुरुआत की। यह योजना किस निकाय द्वारा संचालित है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2024 में बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। और यह योजना किस निकाय द्वारा संचालित किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, सेकंड ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, थर्ड ऑप्शन है भारतीय जीवन बीमा निगम, इसको जो बोलते हैं LIC बोलते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है भारतीय सामान बीमा निगम। तो जो है बीमा सखी योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो ये किया गया था दिसंबर 2025 में। और यह योजना किस निकाय द्वारा संचालित है? तो यह है भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जो है संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भूभाग वनों के अंतर्गत आच्छादित है? पूछ रहा है स्टूडेंट कि फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2023 में आया था उसके अंतर्गत भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भूभाग जो है वनों के अंतर्गत, मतलब कितने भूभाग पर जो है वन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 21.71%, सेकेंड ऑप्शन है 21.76%, थर्ड ऑप्शन है 24.76% और फोर्थ ऑप्शन है स्टूडेंट 25.17%। तो कितना भूभाग पर वन आच्छादित है? तो यह है 21.76% पर जो वन आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में 6 दिसंबर को महात्मा गांधी की स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में जो है 6 दिसंबर को महात्मा गांधी की स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो ये किया गया था स्टूडेंट नेब्रास्का। किस राज्य में किया गया था? तो नेब्रास्का में किया गया था महात्मा गांधी के स्मृति दिवस के रूप में घोषित। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसरो ने अपने किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रोवा 3 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? तो इसरो ने किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रोवा 3 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट PSLV-C57, सेकेंड ऑप्शन है PSLV-C58 और थर्ड ऑप्शन है PSLV-C59 और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसरो ने जो है अपने किस प्रक्षेपण यान द्वारा जो है प्रोवा 3 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये किया है PSLV-C59 के द्वारा। अब PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है इसका फुल फॉर्म। तो PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन दिसंबर 2024 में किस देश में हुआ? तो पूछ रहा है स्टूडेंट कि जाकिर हुसैन का निधन दिसंबर 2024 में किस देश में हुआ? तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिटेन, सेकंड ऑप्शन है अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है जर्मनी और फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस। तो पहले ये जान लेंगे स्टूडेंट कि जाकिर हुसैन जो है
कौन से जो है वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ये बजाते थे तबला। जाकिर हुसैन क्या बजाते थे, तो ये तबला बजाते थे। और किस देश में इनका निधन हुआ, तो ये हुआ अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसमें पूछा है स्टूडेंट कि नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, तो जो है नीति आयोग जो है इस इंडेक्स जारी करता है स्टूडेंट, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है जारी करता है नीति आयोग। और ये जो है जारी किया है, तो इस सूचकांक में जो प्रथम स्थान किसे मिला है, तो ये मिला है उड़ीसा को मिला है। सेकेंड स्थान किसको मिला है, तो सेकेंड स्थान मिला है छत्तीसगढ़ को। और ये भी क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट एग्जाम में कि वित्तीय स्वास्थ्य पूछेगा कि वित्तीय स्वास्थ्य इंडेक्स जो है कौन जारी करता है, तो ये करता है नीति आयोग जो है जारी करता है। इसमें देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 70, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में शीर्ष देश या शहर कौन सा है, तो जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो जारी होता है स्टूडेंट, इसमें पूछा है कि 2024 में शीर्ष देश कौन है, तो ये है हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण कहाँ किया गया है, तो पहले तो इसमें ये क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट कि भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है, तो भारत का पहला जो प्रदूषण नियंत्रण जो पोत है ये है समुद्र प्रताप है। इसका जलावतरण कहाँ किया गया है, तो इसका किया गया है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाल ही में किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश के दो बीचों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है, तो जो है किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश के दो बीचों को जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है, तो ये दिया गया है केरल राज्य के बीच को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की गई है, तो जो बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की गई है, तो ये किया गया है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाल ही में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 का पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, तो कितने व्यक्तियों को जो है वर्ष 2025 में पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा जो है केंद्र सरकार किया है, तो ये किया है 7 लोग को। तो 2025 में जो है पद्म विभूषण कितने लोग को दिया जाएगा, तो दिया जाएगा 7 लोग का। नेक्स्ट जान लेंगे स्टूडेंट कि ये पुरस्कार जो है कितने तरह का होता है, तो ये होता है 3 तरह का, एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण और थर्ड होता है पद्मश्री। तो पहला होता है स्टूडेंट पद्म भूषण, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री होता है। तो इस बार जो 2025 में पद्म भूषण दिया जाएगा, तो 7 लोग को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिहार बजट में वित्त वर्ष 2025-26 में वर्तमान मूल्य के आधार पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद कितना रहने का अनुमान है, तो बिहार बजट में जो है वित्त वर्ष 2025-26 में वो भी पूछ रहा है स्टूडेंट वर्तमान मूल्य के आधार पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद कितना रहने का अनुमान है। तो जो है स्टूडेंट बिहार बजट में जो है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना रहने का अनुमान है, वो भी वर्तमान मूल्य पर, तो 10,97,264 करोड़ रहने का अनुमान है। कितना रहने का अनुमान है स्टूडेंट, तो 10,97,264 करोड़। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। सेट नंबर 3 हम लोग का ख़त्म हो चुका है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे सेट नंबर 4। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।